हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम कोशिका पढ़ेंगे। सेल। हमने कोशिका की अब तक 6 क्लासों को कंप्लीट कर लिया और 6 क्लासों में हमने अब तक कुछ कोशिकांगों को भी पढ़ लिया। आज हमारी कोशिका की लास्ट क्लास है। इसमें हम कुछ कोशिकांगों को और पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का हमारा जो कोशिकांग है वो है आपका तारककाय। तारककाय, जिसे बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम्स। आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो देखो, तारककाय एक कोशिकांग, ऐसा कोशिकांग है, ये मुख्यतः आपका जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। आपका यह पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। किसी बड़े बड़े पौधों में ये पाया जाता है, लेकिन अधिकतर ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि जो आपका तारककाय है वो आपका मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह जो कोशिकांग है वो एकल झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि ये डबल झिल्ली से नहीं घिरा होता। इसके दो भाग होते हैं। एक सेंट्रियोल होता है जिसे तारक केंद्र बोलते हैं, एक होता है आपका सेंट्रोस्फीयर होता है। इसके दो भाग होते हैं। यह कोशिकांग कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। इसके 3 पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है। तारककाय में सबसे पहले यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है और इसकी स्थिति यह जंतु कोशिका में, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के पास एक तारेनुमा संरचना होती है जिसे हम तारककाय बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो और बाकी चीज़ इसके बारे में हम लिखेंगे, और भी है, यह मुख्य काम इसका और भी है। ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। दूसरी बात, ये कोशिका विभाजन के साथ साथ जब क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ बोल सकते हैं हम, शुक्राणु में जो पूंछ होती है ना, शुक्राणु की, उस पूंछ का निर्माण करता है। तो हम क्वेश्चन सीधा सिंपल सा, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक भी बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर जब कोशिका विभाजन होती है, जब ये तर्क तंतु यानी कि स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें तारककाय में लिखना है। ठीक है दोस्त। तो देखो, सीधा सीधा जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें हमें लिखना है। पहली बात हम लिखेंगे, यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एक चीज़ और याद रखना है, जंतु कोशिकाओं में सब, देखो, अब मानव शरीर यानी कि जंतुओं में सभी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हार्ट की कोशिकाएं अलग होती हैं, यकृत की कोशिकाएं अलग होती हैं, ब्रेन की अलग होती हैं। इसी प्रकार आपकी सभी कोशिकाओं के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ये कोशिकांग भी पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका की तंत्रिका कोशिका को छोड़कर यह कोशिकांग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं यह कोशिकांग तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यह कोशिकांग तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इस कोशिकांग की खोज बोवेरी ने की थी। यह कोशिकांग कोशिका विभाजन में भाग लेता है।
कोशिका विभाजन में भाग लेता है तथा तर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। स्पाइंडल फाइबर का निर्माण तर्क तंतु का निर्माण करता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। तथा इसे डिप्लोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिकांग शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। पूंछ का निर्माण करता है। यह कोशिकांग DNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। यह कोशिकांग कोशिका में केंद्रक के पास चमकीला तारेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कोशिका में केंद्रक के पास चमकीला तारेनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ से लिख लो इसे, संरचना पाई जाती है जिसे तारक काय कहते हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट में इसके लिखा हूँ तो देखो ये 2 चीज़ रहती हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है सेंट्रियोल, इसे तार केंद्र बोलते हैं, और एक होता है सेंट्रोस्फीयर। इसके 2 भाग होते हैं। इनकी संरचना अगर बात करें, इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ये तारक काय का अपना पूरा सिस्टम हो गया मेरे दोस्त। इसे मैं एक बार अच्छे से आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, यानी कि गुणसूत्र क्रोमोसोम। पहले आप इसे समझो अच्छे से। देखो आपका जो तारक काय जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक काय आपका 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक सेंट्रियोल जिसे तार केंद्र कहते हैं, दूसरा सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। ये 2 भाग होते हैं उसके। नेक्स्ट, इसकी संरचना अगर पूछी जाए सिंपल, आपसे एग्जाम में पूछी गई है, व्यापम के किसी एग्जाम में पूछी गई, इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। या फिर इसकी संरचना कोशिका के अंदर इसकी उपस्थिति को बताया जाए तो इसकी उपस्थिति कोशिका के अंदर केंद्रक के पास तारेनुमा संरचना पाई जाती है, उसे तारक काय कहते हैं। ठीक है दोस्त, पहला पॉइंट, यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है।
पादप कोशिकाओं में या अनुपस्थित होता है। बड़े बड़े कुछ पादपों में पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ मुख्यतः लिखा है जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कोशिकांग तंत्र का कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका की सारी कोशिकाओं में पाया जाता है। हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, अपनी हार्ट की, लीवर की, सब की कोशिकाओं में यह पाया जाता है, उपस्थित होता है। बट एक कोशिका है आपकी ब्रेन यानी कि तंत्र का कोशिका के अंदर यह अनुपस्थित होता है, यह कोशिकांग। ठीक है दोस्त, यह कोशिकांग तंत्र का कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इस कोशिका की खोज बॉवेरी ने की। ठीक है, आगे यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है तथा तर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर तथा स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी लाइन, अगर क्वेश्चन आएगा आपका तो इन लाइन से ही सीधा बिल्कुल ऐसे ही बन के आएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन आपके मैं सीधे सीधे जो लिखा रहा हूँ वो सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है दोस्त, आगे यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। इसे डिप्लोसोम, याद रखना ये डिप्लोसोम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में ये दोनों शब्द पूछे गए हैं, डिप्लोसोम और एक बोले आपका क्या बोला मैंने, एक तो डिप्लोसोम लिखा है, एक मैंने और लिखा है आपको गोल्जी काय में ऐसा लिपोकॉन्ड्रिया है शायद, लिपोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना जी डिप्लोसोम है वो लिपोकॉन्ड्रिया है। तो लिपोकॉन्ड्रिया किसे बोला जाता है, गोल्जी काय को, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वो लिपोकॉन्ड्रिया, कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिप्लोसोम है। तो इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है, कोशिका का प्रचलन अंगक भी कहा जाता है। यह कोशिकांग शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। ये लाइन आपसे पेपर में पूछी गई है। यह कोशिकांग शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। नेक्स्ट है यह कोशिकांग डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और लास्ट आपका ये है कोशिका में केंद्रक के पास, ये इसकी स्थिति बताइए कि कोशिका के अंदर केंद्रक के पास एक तारेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम तारकाय सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम सीधा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है दोस्त, गुणसूत्र क्रोमोसोम, इसके बारे में हम समझे पूरा गुणसूत्र। देखो गुणसूत्र जो होता है आपका, पहली बात तो ये इसकी जो संख्या होती है वो सभी जंतुओं में, पादपों में सब में समान होती है। गुणसूत्र की एक मेन बात है जो मतलब इसकी खासियत क्या है, ये करता क्या, ये क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो गुणसूत्र को हम आनुवंशिक पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो होता है आपका वो एक डीएनए का ही भाग होता है। यानी कि आपका जो गुणसूत्र होता है केंद्रक के अंदर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन यानी कि धागे के समान संरचना पड़ी रहती है, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। वही क्रोमेटिन कोश का विभाजन के समय गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। लेकिन जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ना, वो पहले से आपके गुणसूत्र के ही टुकड़े होते हैं, और गुणसूत्र के डीएनए के ही टुकड़े होते हैं। पहले तो आपका बताऊं मैं, जो क्रोमेटिन होता है वो आपका डीएनए के टुकड़े होते हैं।
अब जो क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, तो गुणसूत्र किससे बना? आपका डीएनए से बना। लेकिन डीएनए का भी कुछ एक और भाग होता है। डीएनए आपका बनता है जीन से। जीन आनुवंशिक इकाई कहलाती है। और जो आपका डीएनए एक आपका आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, और गुणसूत्र जो होता है आपका वो डीएनए यानी कि आनुवंशिक वाहक कहलाता है। मैंने अभी आपसे थोड़ा गलत बोल दिया, पदार्थ नहीं, मैं तीनों वर्ड बोल रहा हूँ। आनुवंशिक इकाई जीन को बोलते हैं, जीन की संरचना से बन गए डीएनए, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं, और जो आपका गुणसूत्र बनता है डीएनए से, तो गुणसूत्र को हम आनुवंशिक वाहक बोलते हैं। तो तीनों शब्द मैं आपको लिखा देता हूँ। गुणसूत्र आपका देखो, गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है? मैट्रिक्स होता है जिसे हम आव्यूह बोलते हैं, एक पेलिकल आवरण होता है जिससे वो घिरा होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और आपका जो गुणसूत्र होता है 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। बस ये सारी चीज़ हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसकी खोज ट्रांसबर्गर ने की थी, इसका नामकरण बोल्डेयर ने किया था। ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, पहली बात, गुणसूत्र कोशिका में केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में क्रोमेटिन धागे के समान पाए जाते हैं। गुणसूत्र डीएनए का ही भाग होता है। गुणसूत्र का मुख्य कार्य आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इसलिए गुणसूत्र को आनुवंशिक वाहक कहा जाता है। आनुवंशिक वाहक कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज स्ट्रांगबर्गर ने की तथा इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया। तो देखो दोस्त, मैं आपको ये डिटेल क्लास तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, और मैं आपको हर एक क्लास की एक ऑब्जेक्टिव क्लास भी देता हूँ, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दी रहती है। तो आप वहाँ जाके इसकी हर क्लास की ऑब्जेक्टिव क्लास भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास आपको जो मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, मैं इसी की ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ, जो मैं आपको उस वीडियो में देता हूँ। और कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको उसमें दे देता हूँ। इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएं। पहले आप इस डिटेल क्लास को पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। ठीक है मेरे दोस्त? तो देखो आगे, तो 3 चीज़ें हमने लिख ली। अब देखो और आगे इसके अंदर क्या क्या होता है। गुणसूत्र 2 क्रोमेटेड, ये सब बताऊँ मैं क्या है। 2 क्रोमेटेड तथा पेलिकल आवरण
मैट्रिक्स आप भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स तथा स्टोन प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्त, तो ये 3 पॉइंट समझ लो, फिर इसके बाद तो मैं आपको ये चित्र में ही समझा पाऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, ये बस मैं उतनी चीज़ें लिखा रहा हूँ जो कि सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ज़्यादा डाटा मैं बिल्कुल नहीं लिखा रहा। ठीक है, गुणसूत्र कोशिका में केंद्रक में ये इसकी स्थिति है कि गुणसूत्र कोशिका में केंद्रक में क्रोमेटिन धागे के समान पाए जाते हैं, जो कि गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए का ही एक भाग होता है। ठीक है दोस्त, जो आपके टुकड़े होते हैं गुणसूत्र के, उसके टुकड़े मान के चलो वो आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन के धागे बोलते हैं। याद रखना, इन्हीं लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछे गए दो, जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ये वाली लाइन क्यों बोल रहा हूँ बार बार। क्रोमेटिन जो धागे हैं ना, वो गुणसूत्र से ही बने होते हैं, तो गुणसूत्र के ही टुकड़े क्या है, क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 चीज़ याद रखना, डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, जबकि गुणसूत्र को हम आनुवांशिक वाहक बोलते हैं। ठीक है, और जो जीन होता है, शुरुआत जीन से ही होती है, जीन को हम बोलते हैं आनुवांशिक इकाई बोलते हैं। ठीक है, ये इकाई है, एक वाहक है, एक पदार्थ है, तीनों आनुवांशिक से जुड़े हुए हैं। अभी हम इस क्लास के बाद, आज हमारी कोशिका कंप्लीट हो जाएगी, फिर इस क्लास के बाद हम पढ़ेंगे सीधा जीन को पढ़ेंगे, जीन के बाद हम सीधा फिर पढ़ेंगे डीएनए आरएनए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो, इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ठीक है, इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज ट्रांसबर्गर ने की तथा इसका नामकरण बॉल्डेयर ने दिया। गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड तथा पेलिकल आवरण, मैट्रिक्स तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो ये सारी चीज़ हमने कर ली, आप इसका स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद मैं आपको इसको मैप बना के इसे सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अभी आपका गुणसूत्र 2 प्रकार का होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो वहीं से पूछा गया एग्जाम में। देखो गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं हम थोड़ी सी। ये सब में ही हो रहा है, मैं सिर्फ एक में ही समझा देता हूँ, ये सारी संरचना इसके अंदर भी है। देखो इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है, ये जो तरल पदार्थ है रेड, ये तो देखो ये इनके नाम देखो, ये जो आपका है ये क्रोमेटिड होता है, ये इतना जो भाग होता है इसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये आपका एक क्रोमेटिड हो गया, ये आपका दूसरा क्रोमेटिड हो गया, तो क्रोमेटिड। ठीक है, तो आपके 2 क्रोमेटिड मिलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। अब देखो ये जो डॉट 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 हो रहा है आपका, इसे बोलते हैं हम, आपने नाम सुना होगा कि निमेटा। ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमोनेमिटा, क्रोमोनेमाटा बोलते हैं। ठीक है, नाम ही ऐसा है, करें क्या ये। ठीक है, ये जो भाग है आपका जुड़ा होता है, इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका भरा रहता है ये तरल पदार्थ, ये तरल पदार्थ, इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं हम इसको आव्यूह, आव्यूह। ठीक है,
ये जो आपका बाहर का ये भाग होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम पेलिकल आवरण, पेलिकल। ठीक है, ये आपकी संरचना है गुणसूत्र की। तो बस याद रखना कि दो क्रोमेटिड मिलकर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। दो क्रोमेटिड जिस इकाई से या जिन संरचना से जुड़ा होता है उसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया। ये आपकी माला, इसके लिए क्वेश्चन ऐसा बनता है कि गुणसूत्र के अंदर मोतियों के मोती जो होते हैं माला के समान संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो आप क्रोमोनिमेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, आपका बाकी ये मैट्रिक्स होता है अंदर का भाग, आप भी होता है, और स्टेम प्रोटीन होती है। तो ये गुणसूत्र की आपकी संरचना हो गई, आप देख लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुणसूत्र के भाग। देखो, देखो आपके गुणसूत्र दो प्रकार का होता है, मतलब गुणसूत्र के दो भाग होते हैं। पहला है आपका ओटोसेक्स, ओटोसेक्स, ओटोसेक्स। यह गुणसूत्र नर व मादा में समान रूप से पाए जाते हैं, यानी कि इसमें संख्या समान होती है नर मादा में ओटोसेक्स की। या क्रोमोसोम या गुणसूत्र लिख सकते हैं, या गुणसूत्र अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं, अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं, अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे समजात ओटोसोम गुणसूत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बस कुछ नहीं है, इतना ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये तीनों चीज़, ये जो ओटोसेक्स होता है वो नर और मादा में समान होते हैं, यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, इन्हें ओटोसेक्स बोलते हैं। और इनको हम समजात गुणसूत्र भी बोलते हैं, ओटोसोम बोलते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़े होती है, समान होती है। ये किस क्रिया में भाग लेते हैं? ये अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा होता है आपका मेरे दोस्त सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ये देखो, यह नर व मादा में असमान होते हैं, असमान होते हैं। यह गुणसूत्र लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें 23वां जोड़ा गुणसूत्र 23वां जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। इसे विषमजात गुणसूत्र, हेट्रोसोम, विषमजात गुणसूत्र कहते हैं।
अब देखो इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, अब आप बोलोगे कि व्याप हमने इतनी सारी चीज़ में से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा। अब उसका मन है कैसे कहाँ से पूछता है आपको, लेकिन ये वाले मैटर में से आपको रेलवे में, एसएससी में और कई अदर एग्जामों में मिल जाए, और बाकी व्यापम में भी मिल जाएगा और क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा। लेकिन अभी इतने सारे मैटर से भी उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने एक उपनाम पूछा जो कि आपका सेक्स क्रोमोसोम का नाम, सेक्स क्रोमोसोम का नाम था। वो क्या है, इसे एलोसोम गुणसूत्र कहते हैं, एलोसोम गुणसूत्र कहते हैं। ये है वो क्वेश्चन आपका एलोसोम, ये आपका नकली सा क्वेश्चन ये पूछा था उसने, एलोसोम गुणसूत्र। अब बताओ इतनी सारी चीज़ें जानकारी याद रखने के बाद भी आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्यापक में से कम करता है, तो आप बच के रहें, है ना, और अच्छे से पढ़ें, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके दो गुणसूत्र हैं दो भागों में, ऑटोसेक्स या नर व मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र अलैंगिक क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसे समजात ऑटोसोम गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम, यह नर व मादा में असमान होते हैं। यह गुणसूत्र लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें 23वां जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, इसे विषमजात हेटेरोसोम गुणसूत्र कहते हैं। इसे एलोसोम गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपके गुणसूत्र के दो भाग हो गए। अब हम आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी बताता हूँ मैं इसके बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट करो। फिर हम कुछ गुणसूत्रों के बारे में लिखेंगे कि कितने गुणसूत्र किसमें होते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखो आगे। देखो अब 30वें जो जोड़े गुणसूत्र ना उसके बारे में हमें समझना है। मान के चलो ये पुरुष मेल, महिला, फीमेल। ठीक है, अब पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो होता है आपका XY, और महिला में जो गुणसूत्र होता है वो होता है आपका XX। ठीक है, अब देखो पुरुष गुणसूत्र को जो हम बोलते हैं, ये दोनों गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, पहली बात तो ये दोनों गुणसूत्र जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके युग्मज, युग्मक यानी कि गैमेट, युग्मक गैमेट। ये भी आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब आपका जो पुरुष में जो गुणसूत्र होता है उसे हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु। ये शुक्राणु भी बोल सकते हैं हम इसको। अभी ये आप प्रजनन तंत्र पढ़ोगे जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। शुक्राणु जैसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है, और इधर हम बोलेंगे अंडाणु। इधर साइड में लिख दें हम इसे स्पर्म, इसे ओवम। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु। अब देखो ये युग्मक, ये भी युग्मक है। तो देखो ये जब देखो इन दोनों में क्या क्रिया, जब ये फर्टिलाइजेशन जो होता है आपने पढ़ा होगा, देखो निषेचित होगा भी एक क्रिया होगी। तो देखो जब XX, अगर देखो पुरुष का गुणसूत्र X और इधर महिला से अगर X गुणसूत्र ये मिला, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो संभव है क्या होगा, लड़की पैदा होगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहीं की यहीं अगर आप अलग अलग होगा, अगर पुरुष की तरफ से X गुणसूत्र और इधर महिला का X गुणसूत्र, अगर इन दोनों का मेल हुआ तो फाइनल है लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, जब ये बन जाता है तो ये आपके जब ये निषेचित हो जाता है, ये 40वां जो जोड़ा गुणसूत्र है आपका, वो 40वां गुणसूत्र बन जाता है,
ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, ये भी 23वां है, तो ये मिलकर आपका ये 46वां जोड़ा गुणसूत्र है। ये आपका 46वां गुणसूत्र बोलेंगे डायरेक्ट, 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। ये जो निषेचित होता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक कोशिका बोल सकते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं आपके गुणसूत्र तो ये क्या बन जाते हैं, इसे हम निषेचित बोल सकते हैं। निषेचित, ये निषेचित हो जाता है तो हम एक कोशिका बोल सकते हैं। एक कोशिका, एक कोशिका ये जो बन जाता है इसे हम जायगोट भी बोलते हैं। जायगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पुरुष का अगर एक्स गुणसूत्र और महिला इधर से एक्स, तो एक्स एक्स अगर मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। अगर बाई और बाई और इधर से बाई और इधर से एक्स मिलता है तो क्या होता है, आपका लड़का पैदा होता है। अब ये गंवारों की बात होती है कि हमेशा लड़कियों को दोष देते हैं कि लड़की लड़की पैदा हो रही है ना, लेकिन यहाँ सब पूरी कंडीशन पुरुष पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ महिला के पास तो ऑलरेडी पहले से ही एक्स एक्स है, तो यहाँ तो कोई दोष ही नहीं है महिला का। अब इधर है कंडीशन कि अगर एक्स एक्स से मिलेगा या एक्स बाई से मिलेगा तो उस कंडीशन पर आपका लड़का या लड़की क्या पैदा होगी, ये कंडीशन यहाँ निर्धारित होती है, ठीक है मेरे दोस्त। और बाकी हम इसे डिटेल में, अभी मैंने ये गुणसूत्र आया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम जब प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, जब हम आपको इसको अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो अभी हम ये हटाते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कौन कौन से गुणसूत्र किसमें कितने होते हैं। देखो नेक्स्ट लिखेंगे हम मनुष्य, पहला मनुष्य, दूसरा मटर, ये आपसे एग्जाम में पूछे गए वो वाले एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, मटर, मक्का, मक्का, आलू टमाटर, आलू टमाटर, और आपका मच्छर मेंढक, 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 चूहा, चूहा, ठीक है। देखो ये टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े हो गए, इनके आधे। मटर की बात करें तो 14 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े की बात करें तो 7 होते हैं। मक्का की बात करें, मक्का की बात करें तो 20, ये 10 जोड़े होते हैं। आलू की बात करें तो ये 48 होते हैं और 24 जोड़े होते हैं। टमाटर की बात करें हम, देखो टमाटर की अभी बता रहा हूँ मैं। मच्छर की बात करें तो 6 होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। मेंढक की बात करें तो 26 होते हैं और ये 13 होते हैं। चूहा की बात करें तो ये 48, सॉरी चूहा में जो होंगे आपके 42, तो आपके 21 हो गए, ठीक है ना। चूहा में कितने हो गए आपके 42, और आपके टमाटर में कितना था अपना 24, ये 12 जोड़े हो गए। आपके 2 और हैं जो मैं आपको इधर लिखा देता हूँ। एक तो आपका चिंपांजी, चिंपांजी, इसमें 48 गुणसूत्र होते हैं। एक गोल्ड फिश, गोल्ड फिश, इसमें कितने होते हैं गुणसूत्र 100 होते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो 24 और 50। तो ये आपके कुछ गुणसूत्र हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लिख सकते हो। मनुष्य में 40 गुणसूत्र, जोड़े 23, मटर में 14 गुणसूत्र, जोड़े 7, मक्का में गुणसूत्र 20, जोड़े 10, आलू में गुणसूत्र 48, 24 जोड़े, टमाटर में गुणसूत्र 24 और जोड़े 12, और मच्छर में 6, इसमें 3, मेंढक में 26, 13 इसके जोड़े, चूहा में 42, 21 इसमें जोड़े, चिंपांजी में 48, जोड़े 24, गोल्ड फिश में आपके 100, जोड़े में आपके 50। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने आज ये कंप्लीट कर लिया और हमने आज के ये दोनों कोशिकांगों को अच्छे से कंप्लीट पढ़ लिया। तो इस कोशिकांग के बाद हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं, यानी कि आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा मेरे दोस्त, और आपको मैं पढ़ाऊँगा जीन के बाद हम पढ़ेंगे DNA, RNA, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से
कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और किसी को कोई डाउट है मेरे दोस्त तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।